तो आज फिजिक्स में हम लोग लेसन नंबर 5 में देखो कल आपने पढ़ा था, कुछ बातें को हम लोगों ने जिक्र किया था, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। दिक्पात कोण की बात जब भी करेगा तो आप कहेंगे चुंबकीय या मयोतर और भौगोलिक या मयोतर के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण भी पढ़े थे, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और पृथ्वी के क्षैतिज घटक के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नमन या नति कोण कहते हैं। अलग अलग स्थानों पर नमन और नति कोण का मान अलग अलग होता है। देखो आज बहुत ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर सबको देखना है। देखो सबसे पहला जो आज का हेडिंग की शुरुआत होगा उसका नाम होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। एकदम ब्लैक बोर्ड पर ही देखोगे तभी आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा भी इधर उधर घूम कर बात करोगे तो आपको टॉपिक पता ही नहीं चलेगा सर क्या पढ़ाए, हम लोग क्या पढ़े। इसलिए सर के बात मानो और ब्लैक बोर्ड पर ही देखो। आज का जो पहला टॉपिक है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। इसमें क्या बातें होंगी तो समझो। पहले हम एक आपको चित्र के माध्यम से बता रहे हैं कि आखिर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक आपको कोई कहे तो आप इसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं। देखो मान लो, सब लोग देखो ध्यान से, ये ऐसे इस तरीके के चित्र आपका होता है। जानते होंगे कि 3 अक्षर पाई जाती है, यहाँ बना देते हैं आपको इस तरीके से, यहाँ पर उपस्थित है। इसको हम लोग कहते हैं, देखो इसी को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा, मतलब क्षैतिज रेखा की बात होगी। और इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। सब लोग याद करेंगे अभी जस्ट। इस पर आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आप इसको समझने का पूरा समझने का प्रयास करेंगे। सब आपके पास नोट डाटा वगैरह है, केवल आपको बस इसके बारे में बताना है। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। और देखो ध्यान से देखो, और बीच में जो होता है इसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी का परिणामी रेखा कहते हैं, तो परिणामी रेखा कह सकते हैं। देखो यह क्षैतिज रेखा है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यहाँ पर थीटा मान लेता है। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको BH से प्रदर्शित करता है। देखो पहले आप समझ लो कि जो BH है इसको हम लोग कहते हैं, देखो B का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, H का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल होता है H का मतलब, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, और क्षैतिज घटक होता है हॉरिजॉन्टल, और B का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। यानी आप लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। परिचय करा रहे हैं अभी आपको, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल कहा जाता है बाबू, इसलिए हमने इसको BH लिखा। B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, BH का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, इसलिए हम इसको चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। ये जो रेखा देख रहे हैं इसको BV से प्रदर्शित करते हैं, तो BV इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये आपका रहा। और यहाँ पर जो रेखा आप देख रहे हैं इसको BE कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, BE। तो जो BE होता है ना, E का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ होता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। सब याद हुआ का। इसको कहते हैं H का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। B का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर घटक, और B का मतलब होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। सब आपने लिखा है, देख भी रहे हैं यहाँ पर आप, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, जरा बताइए अगर मैं कहूँ यहाँ से कितनी बातें बता सकते हैं। तो पहले tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए मुझे, लंब बटा आधार होता है। अब लंब देखो इसमें है क्या, देखो जो सामने वाला होता है वो लंब होता है, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला तो आपने BV माना है, तो ये भी आपका BV होगा, तो ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो लंब आपका BV हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा BH। तो एक तो फार्मूला ये भी हुआ, एक तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और एक चलो साइन थीटा बराबर हो गया, एक आपके कॉस थीटा बराबर, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। देखो वो लंब जब भी कहेगा तो L से, आधार जब भी कहेगा तो A से, कर्ण जब भी कहता है तो उसको के प्रतीक के रूप में इसको लिखते हैं। तो आप यहाँ पर आधार देख रहे हैं कितना है BH, और कर्ण कितना यहाँ पर है BV है। हालांकि ये आपसे पूछा है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर 90 अंश है, इसलिए 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, इस पर सवाल ही पूछा जाता है आपका। उसके बाद से तीसरा आपका होता है साइन थीटा बराबर आपके पास होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखो लंब आपके सामने वाला है BV, और कर्ण कितना आपके पास है BE। तो इस तरीके से आपका ये क्या होता है, सूत्र होता है। और फिर पाइथागोरस प्रमेय का आप यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का आप यूज करेंगे।
पाइथागोरस प्रमेय याद है ना। कर्ण का वर्ग बराबर होता क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो यहाँ पर कर्ण की वर्ग जो है BE है, तो यहाँ पर आप BE का स्क्वायर लिख सकते हैं। यल कितना है आपका, BV है तो BV का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर BH का स्क्वायर, अगर आप इस स्क्वायर को हटाएं तो ये कर्ली का अंदर चला जाएगा, BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ली के अंदर चलेगा, तो यहाँ से एक फार्मूला आपका बना। देखो 3 फार्मूला आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर बता दें, जहाँ भी आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा तो उसको BE लिखेंगे, क्योंकि E का मतलब होता है अर्थ, B का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ भी पृथ्वी का क्षैतिज घटक का माने या चुंबक का क्षैतिज घटक आएगा तो BH लिखते हैं, क्योंकि H का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसको क्षैतिज घटक कहते हैं। जहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक आएगा तो वहाँ पर आप BV लिखेंगे, और BV का मतलब V का मतलब होता है वर्टिकल और B का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। ये पूरी कहानी आपकी है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं इसके बारे में सारा कहानी आप बता सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो टेन बराबर भी जान गए, कास बराबर भी जान गए, साइन बराबर भी जान गए, और जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको भी जान गए, और इसी पर आप डाटा को रख करके सवाल को लगा सकते हैं। कुछ सवालों को हम लोग शेयर करेंगे, इतना जरूर याद रखिएगा। सूत्र में कुछ सवालों को हम लोग चल रहे हैं हल करने के लिए। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में स्पर्श संबंधित सवाल आपके हर बार पूछता है, जरूर ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ कि एक पृथ्वी है जिसके चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 10 टेस्ला है और कोण आपका 60 डिग्री दिया है, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक का मान पूछ रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक का मान आपके क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्षैतिज घटक दिया है कितना टेस्ला, 10 टेस्ला, और कोण दे दिया 60 डिग्री, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए आपको हम बता रहे हैं कैसे इसको हल करेंगे। मिटाएं इसको। चलिए मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो बहुत स्ट्रांग है, वो सब ये सब पढ़े ही होंगे। बायोलॉजी वाले बच्चे भी स्ट्रांग है, टीचर भी स्ट्रांग है, ब्लैक बोर्ड भी बहुत स्ट्रांग है, सवाल भी बहुत स्ट्रांग है। चलिए तो कहा पृथ्वी का क्षैतिज घटक है, तो देखो पृथ्वी का जब भी क्षैतिज घटक आएगा, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखो यार, तुमको पढ़ाने से पहले मैंने समझाया, ब्लैक बोर्ड पर ही देखना है, तो ब्लैक बोर्ड पर ही देखो जब समझाया गया है तो। चलो क्षैतिज घटक की बात कर रहे हैं तो BH, इसका मान कितना दे दिया, 10। हाँ एक और बात, जब भी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है या जब भी चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है, इसका मान हमेशा टेस्ला ही रहेगा। बात समझिए, गॉस देगा तो गॉस के रूप में लिखेंगे, टेस्ला देगा तो टेस्ला के रूप में लिखेंगे। चलिए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा टेस्ला भी होता है, और एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 10 के ऊपर 4 गॉस होता है। और एक आपके वेबर और मैक्सवेल भी कल पढ़े थे, एक वेबर में कितने मैक्सवेल, 10 के ऊपर। ये सब कंपटीशन लाइक क्वेश्चन बनता है आपके पास। चलिए BH का मान 10 टेस्ला है, थीटा का मान लीजिए कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 60 जो नीचे। और आपको क्या कहा कि ऊर्ध्वाधर घटक का मान पूछ रहा है, BV का मान पूछ रहा है। अब देखो हम लोग साइन भी लिखे थे, कास भी लिखे थे, टेन भी लिखे थे। हम लोग ऐसा चयन करेंगे, माने ऐसे सूत्र का चयन करेंगे जिसमें आपको BH और BV दोनों आया। तो 10 में ही आता है, 10 में ही BV बटा BH होता है। बाकी आप साइन में नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें आप देखोगे BV बटा BE आता है, वहाँ लेने की जरूरत नहीं है। काश अगर लेते हैं तो उसमें देखोगे BH बटा BE आता है, तो वो नहीं लेंगे। ऐसे सूत्र हम लोग चूज करेंगे जिसमें आपका BH और BV दोनों उपस्थित हो। तो 10 थीटा बराबर आपने लिखा था, और वही सूत्र पर इसको आप लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 थीटा बराबर BH अपान BV होता है ऊपर, ठीक है ना, BV ऊपर होता है बट्टा में। देखो आपको ट्रिक भी है, वर्टिकल माना होता है ऊर्ध्वाधर ऊपर, तो ऊपर वाला लंब होता है ना, तो हमेशा ऊपर ही रहता है, नीचे हमेशा आपके BH रहता है। चलो 10 वैसे ही लिखो, और थीटा का मान आपके पास 30 है तो 30 रख लो, और जो BV आपका होता है तो BV वैसे ही रख लेना, आपको निकालना है। और BH का मान आपका देखिए, BH और B जब भी लिखिएगा ना तो नीचे 10, और 33 का मान 1 बटा कली में 3 होता है, बराबर BV बटा में 10। 60 रहता है तो कली में 3 लिखते, 30 है तो 1 बटा कली में 3। चलो 30 खाली इसका गुणा इसमें कर दो, ये ऊपर है, बात समझो, ये ऊपर है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर नीचे होता तो गुणा करके ऊपर कर दे, जब ऊपर है तो ऐसे ही छोड़ दो, गुणा करेंगे तो 10 बटा कली में 3 टेस्ला आ जाएगा। किसका मान है ये, BV का मान है। तो BV का मान आ गया 10 बटा कली में 3 टेस्ला। और इस तरीके से जब भी आपसे प्रश्न कोई पूछे तो इस प्रश्न को जवाब देने के लिए कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, समझे। जहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक आएगा BH लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक आएगा BV, कोण दे दिया है तो थीटा, उसके बाद सब रख करके हल करेंगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे उदासीन बिंदु किसे कहते हैं तो आप क्या परिभाषा बताएंगे। देखो उदासीन बिंदु जब भी कहे
किसी को याद है उदासीन बिंदु? चलिए आज याद हम आपको कराते हैं। कहेंगे कि पृथ्वी पर वह क्षेत्र, सुन लो ध्यान से, पृथ्वी पर वह बिंदु जहाँ पर, सुन लो ध्यान से, पृथ्वी पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का, चलो क्षैतिज घटक का मान और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दोनों का मान जब बराबर हो जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदु। दो चीज़, एगो चुंबकीय क्षेत्र और एगो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्योंकि पृथ्वी पर क्षैतिज होता है जहाँ पर दोनों मान क्या होता है, बराबर हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु। देखो यहाँ पर उदासीन बिंदु, सब लोग याद करो, याद सुनोगे याद हो जाएगा तो कुछ बात नहीं होती आपकी। चलिए, पृथ्वी पर अनेक बिंदु है, तो कोई बिंदु आप ऐसा चूज करेंगे कि जहाँ पर जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है बी चाहे बी ई लिख लीजिए, वह पृथ्वी के क्षैतिज घटक के बराबर हो जाता है। देखो बी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, बी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चाहे बी ई, खाली बी ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा दो। और बी एच को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। बी एच, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। तो पृथ्वी पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जब दोनों का मान बराबर हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। बोलो याद हुआ क्या आपको? याद हो गया क्या सबको? सब लोग याद कर लेना, ठीक है ना। अब आइए चुंबकीय प्रेरण। देखो चुंबकीय प्रेरण में आप कभी देखे होंगे, बहुत ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाला काम करते होंगे तो देखे होंगे कि अगर चुंबक है, चुंबक के ऊपर आप टेस्टर चिपका करके छोड़ दें, 1-2 दिन के बाद जब आप निकालते हैं तो टेस्टर को जब छोटे छोटे स्क्रू के पास लेके जाते हैं तो चिपका लेता है, उसको क्या करता है, वो चिपका लेता है। इस क्रिया को हम लोग चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखो देखो अगर आपसे कोई पूछे, यही आपका टॉपिक भी है, चुंबकीय प्रेरण किससे कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। तो क्या कहोगे कि जब किसी पदार्थ में चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, जब कोई भी, मैंने आपको कहा कि चुंबक है, कोई आपके पास टेस्टर है, उसके अंदर चुंबक का गुण नहीं है, चुंबक में चिपका कर छोड़ दीजिए 2-4 दिन तक, उसके बाद से उसको निकालिए, उसके बाद से उसको छोटा स्क्रू के पास लेकर जाइए, देखिए वह छोटा स्क्रू को चिपका लेता है। तो जब कोई, माने जब किसी पदार्थ के अंदर, देखिए टेस्टर के अंदर चुंबक का गुण आ गया है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। याद हुआ? क्या कहोगे, जब किसी पदार्थ के अंदर या जब किसी धातु के अंदर चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाता है तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित होना, प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित होना, प्रेरण का मतलब होता है उसके अंदर चुंबक के गुण को उत्पन्न होना। ठीक है, बता दोगे सब लोग? चलिए, अब उसके बाद से आपका होता है चुंबकन तीव्रता। क्या होता है? चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण सबको याद हुआ कि धातु के अंदर चुंबक का गुण उत्पन्न होगा, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब आता है हम लोग के पास चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता अंग्रेजी में इंडक्शन कहा जाता है। तो आई बराबर होता है m/v। आई बराबर क्या होता है, m/v। याद करो, आई आपका चुंबकन तीव्रता का प्रतीक है। कैपिटल एम को क्या कहते हैं बताइए? चुंबकीय आघूर्ण, मत भूलिएगा इसको, चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। कैपिटल जो एम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और भी को क्या कहते हैं, आयतन। तो सिंपल से बात होगा, चुंबकीय आघूर्ण और जो उसके आयतन होते हैं इसका अनुपात को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। देखो जब भी बाटा में रहेगा अनुपात कहना है, जब भी बाटा में रहेगा अनुपात कहना है, क्या कहना है, चुंबकीय आघूर्ण और जो आयतन होता है उसका अनुपात को हम लोग चुंबकन तीव्रता कहते हैं। याद करो, चुंबकन तीव्रता की जब भी बात करेगा तो जो चुंबकीय आघूर्ण होता है जिसको आप एम से प्रदर्शित करते हैं और जो आयतन होता है इसका अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण और जो आयतन होता है इसका अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ठीक है, आइए, एक होता है आपके पास चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता, देखो चुंबकीय तीव्रता का मतलब 2 तरीके से डिफिनेशन बता सकते हैं कि, देखो मैं यहाँ लिख देते हैं आपको समझ में आएगा। चुंबकीय तीव्रता, देखो ध्यान से, ये चुंबक आपके पास है, ये चुंबक है, ये यन है और ये क्या है, यस है। ठीक है, ये चुंबक है और चुंबक के देखो जो बल्कि किसी भी धातु को जो खींचने की कैपेसिटी होती है, किसी भी धातु को जो खींचने की कैपेसिटी होती है, आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय तीव्रता। और देखना ध्यान से, हमेशा किनारों पर चुंबकीय तीव्रता अधिकतम होती है, बहुत तेजी से चिपकाता है, बीच में चुंबकीय तीव्रता बहुत कम होता है। किनारों पर चुंबकीय तीव्रता का होता है, अधिक होता है। माने किसी भी चुंबक द्वारा किसी वस्तु को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को चुंबकीय तीव्रता कहता है। चलिए, उसके बाद आपके पास होता है एक चुंबकशीलता। चुंबकशीलता भी याद होगा, किसी चुंबक के चुंबकीय प्रेरण और जो चुंबकन तीव्रता होती है उसका अनुपात को हम लोग चुंबकशीलता कहते हैं, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखो तनी बता देते हैं हम आपको, चुंबकन तीव्रता अभी आगे आप जब पढ़ेंगे तो जितने भी, देखो 3 प्रकार के माने पदार्थों को चुंबक के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे आगे आप।
एक प्रतिचुंबकीय, एक अनुचुंबकीय और एक क्या होता है लोह चुंबकीय। तो सुनो, इसी में चुंबकशीलता की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, देखना ध्यान से। इसमें अगर जब आप चाहेंगे पेपर में बैठेंगे या कभी कंपटीशन में जाएंगे तो चुंबकशीलता इसका प्रश्न नहीं आता, चुंबकशीलता क्या होता है वो नहीं आता है। इसका चुंबकशीलता का मान कितना होगा ये पूछा जाएगा। कोई आपसे कह दिया कि अनुचुंबकीय पदार्थ है, उसका चुंबकशीलता क्या होता है तो क्या कहोगे? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता देखो 1 से कम होता है। सब लोग याद रखो, सब लोग। मैं कितना चिल्लाऊँ बताओ, मैं कितना याद करूँ, कितना याद करें हम बताओ। तुम लोग का भी दायित्व बनता है कि आप इसको देखो। पहला तो कर्तव्य आपका ही बनता है ना कि जब आप पढ़ने के लिए आए, सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, केमिस्ट्री छोड़ दो वो तो कोई बात नहीं है, चाहे बायोलॉजी पढ़ने के लिए आए चाहे फिजिक्स, पूरा आप पढ़ करके आइए। जब पढ़ करके आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मैं जो बोलूँगा। और ऐसे ही आप उठ करके आ जाए बैग लेकर, फिर बैग लेकर चले जाएँ तो उससे मज़ा नहीं आता। माने एकदम ही मान के चलो कि पढ़ करके आओगे तो अच्छा लगेगा। कुछ प्रश्न भी आपसे डिस्कशन की जाएगी, कुछ आप बताने की भी कोशिश करेंगे। मैं पूछता हूँ, आप नहीं बताते हैं तो मुझे अजीब लगता है, खुद मुझे ही बताना पड़ता है। तो आप पढ़ करके आएंगे तो कुछ अच्छा लगता है। दिन भर घूमते रहते हैं यार, आवारा कुत्ता की तरह, कोई पूछने वाला नहीं होता। आप इस्तेमाल करिए याद पढ़ाई में। तो चुंबकशीलता की बात हुई। मान लो तुमको जाना है कंपटीशन में, यही में पढ़ाई रहेगा तो कभी निकलेगा कंपटीशन? सोच के देखो दिमाग से, कभी निकलेगा? सोचो जरा, निकल ही नहीं पाएगा। छोटा मोटा भी नहीं निकल पाएगा। प्राइवेट से करोगे, अभी तो नर्सिंग के कोर्स करने के लिए जाओ तो 2 लाख रुपये 1 साल में लग रहा है। 1 साल का फीस है 2 लाख रुपये नर्सिंग के कोर्स में। पहले जो 1.5 लाख में लगता था, 2 लाख 25,000 लग रहा है। और वही कंपटीशन बीट कर गए तो 15,000 में हो जाएगा तुम्हारा, 15,000 में हो जाएगा। उतना स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगा। लेकिन कंपटीशन बीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मैं कह रहा हूँ उसको करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप हो पाएगा। और निकल जाएगा। ऐसा थोड़े है, सब जितनी चीज़ें वही तो है उसमें, अलग से कुछ नहीं है। लेकिन बेकायदे हम लोग यहाँ पर भी नहीं देख पाते हैं, दिख ही नहीं पाते, इसीलिए हम लोग जाते हैं तो पता चला 300 नंबर में 20 नंबर आया, 30 नंबर आया, 50 नंबर आया, 100 नंबर। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 300 में 300 नंबर लेकर आना है। और सिर्फ कहने से नहीं, आप खूब मेहनत करिए। आपका टाइम है ना, आप देखिए ना, पढ़िएगा। अभी अभी 2-4 दिन लगता है, पढ़िए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। फिर आपको पढ़ाई में मन रम जाएगा। और तब तक पढ़िए जब तक आपकी कोई सिलेक्शन ना हो जाए, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, कहीं सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप पढ़ाई किताब उताब उसको बंद करके रख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हाँ, तो बात हो रही थी 3 प्रकार के होता है आपका, एक अनुचुंबकीय होता है, एक प्रतिचुंबकीय होता है, एक लोह चुंबकीय होता है। कोई आपसे पूछे कि बताओ जो प्रतिचुंबकीय माने, अभी आप आगे इसकी डिस्कशन करेंगे, वो लोहा माने जो भी पदार्थ चुंबक के पास लेके जाते वो नहीं चिपकता। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता कितना होता है? तो आप कहेंगे 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। अब देखो, और अगर अनुचुंबकीय की बात करेगा तो इसका आप चुंबकशीलता कहेंगे कि 1 से अधिक होता है। और अगर लोह चुंबकीय पदार्थ की कहेंगे तो इसका 1 से बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। अगर आपको लिखना होगा तो प्रतिचुंबकीय के 1 लिखेंगे और यहाँ पर प्रतिचुंबकीय लिख लेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे प्रतिचुंबकीय। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो चुंबकशीलता है 1 से कम है। कोर का मतलब कम, ठीक है। अगर वही अनुचुंबकीय होता तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 से अधिक है। अगर ये लोह चुंबकीय होता तो डबल लगा देते आप। इसका मतलब बहुत अधिक है 1 से। तो ये चुंबकशीलता, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है आपसे। अब उसके बाद से होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, भी आप पढ़े होंगे। चुंबकीय प्रवृत्ति होता है तो जो किसी भी चुंबक के द्वारा जो ग्रहण करने की कैपेसिटी होती है, किसी भी चुंबक के द्वारा किसी भी वस्तु को चिपकाने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसी को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। आपको याद होगा, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करता है। और चुंबकीय प्रवृत्ति का भी परिभाषा नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, लोह चुंबकीय है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? याद है? बताओ। अगर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? 1 से कम। तो चुंबकशीलता की बात हो रही थी। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और अनुचुंबकीय के धनात्मक होती है। लोह चुंबकीय के बहुत अधिक धनात्मक आपकी होती है, ठीक है। अब देखो, चुंबक के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण मैंने अभी आपको जस्ट बताया, तो थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं बाबू, पूरा मुजबानी याद होना चाहिए। चुंबकीय प्रवृत्ति जरूर याद रखेंगे। ऋणात्मक धनात्मक के बारे में बताता है। चुंबकशीलता 1 या 1 से अधिक या 1 से कम के बारे में बताता है। अब आ जाइए, चुंबक के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। चुंबक के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। चुंबक के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ के जाओ खूब, आज घर पर खूब मेहनत से पढ़ना। 1 2 3। जो फर्स्ट होता है उसका नाम होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। सेकेंड जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ।
अनुचुंबकीय पदार्थ। थर्ड जो होता है उसका नाम होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, 3 होता है। इसके उदाहरण मतलब पारा आप लिख सकते हैं, जल भी लिख सकते हैं आप, सोडियम क्लोराइड भी आप लिख सकते हैं, इसमें आप एल्युमिनियम लिख सकते हैं, इसमें आप लोहा लिख सकते हैं, आप चाहे तो हेमेटाइट भी लिख सकते हैं, या फिर Fe2O3 भी लिख सकते हैं आप, इसमें कॉपर भी लिख सकते हैं, कोबाल्ट भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक, कोबाल्ट। तो देखो चुंबक के आधार पर संसार में, हालांकि संसार में कोई ऐसा पदार्थ ना हो जिसमें चुंबक का गुण नहीं पाया जाता है। आप केमिस्ट्री के लेसन में आप इसके बारे में अध्ययन किए थे जब ठोस अवस्था पढ़ रहे थे। तो चुंबक के आधार पर जो पदार्थ होता है हम उसको 3 भागों में बांट देते हैं। पहला आपका होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जब चुंबक के पास लेकर के जाते हैं तो वह नहीं चिपकता है, वह चुंबक के पास, जैसे प्लास्टिक के लेके जाइए, चमाली इसमें आपको दिया गया पारा लेके जाइए, जल लेके जाइए, कोई नहीं चिपकेगा, चुंबक है। जब इसके पास लेके जाते हैं तो ये नहीं चिपकता है, तो उसको हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और सुनो ध्यान से, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं युग्मित पाए जाते हैं। याद करिए, युग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं युग्मित, जैसे एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, अगर ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है तो ये इसके चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ याद हो गया। पौध से प्रतिचुंबकीय, पौध से पारा आप याद रखेंगे, ये उदाहरण में भी आपको याद रहेगा कि चुंबक है उसके पास लेके जाएंगे तो ये नहीं चिपकेगा, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और सुन लो, इसकी चुंबकशीलता जो होती है 1 से कम होती है, इसका चुंबकीय जो प्रवृत्ति होता है ऋणात्मक होता है, और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब युग्मित होते हैं। इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उस चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देता है। इसीलिए जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इसमें चुंबक का गुण नहीं पाया जाता। याद करना, 3-4 बात याद करना है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिसको चुंबक के पास लेके जाते हैं तो वो नहीं चिपकते हैं, प्रतिकर्षित होता है। दूसरा याद करना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता जो होता है 1 से कम होता है। और तीसरा ये याद करना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक होती है। चौथा याद ये करना है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं युग्मित के रूप में पाए जाते हैं। 4 चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कभी भी आपके भविष्य में मिले इस चीज़ को तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा आपके क्या होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वह होता है जिसके पास अगर कोई धातु या लोहा की वस्तु को लेकर जाए तो वह धीरे से आकर्षित होता है। याद करिए, धीरे से आकर्षित होता है। चुंबक के पास लेकर गए उसको तो वह धीरे से आकर्षित होता है। उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखिए अ से अनुचुंबकीय पदार्थ और अ से एल्युमिनियम होता है। तो एल्युमिनियम इसका बहुत ही बेस्ट उदाहरण आपका होता है, क्योंकि एल्युमिनियम को जब चुंबक के पास लेकर के जाते हैं तो आपको महसूस होगा वो चिपक ही नहीं रहा है, लेकिन बहुत धीमा चिपकता है आपका। अब इसके भी 4 क्वालिटी। पहले तो ये होता है कि जब चुंबक के पास लेके जाते हैं तो धीरे से आकर्षित होता है। दूसरा ये होता है कि इसका जो चुंबकशीलता होता है 1 से अधिक होता है, या कह सकते हैं कि 1 के बराबर भी कह सकते हैं आप। इसमें इसका चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित होता है। इसमें देखो अ से अनुचुंबकीय, अ से अयुग्मित। अयुग्मित का मतलब ये कह ले, अयुग्मित का मतलब होता है अकेले इसमें होता है। तो जितने भी तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके अंदर जो होता है चुंबकीय आघूर्ण नष्ट नहीं होता। अगर ये चुंबकीय आघूर्ण को उत्पन्न करता है तो दूसरा इसमें है नहीं कि नष्ट करे, इसीलिए इसके अंदर अनुचुंबकीय का गुण क्या होता है उपस्थित होता है। तो 4 चीज़ें जरूर याद रखेंगे कि जब इसको चुंबक के पास लेके जाते हैं तो धीरे से आकर्षित हो जाता है। जो इसका चुंबकशीलता होता है 1 से अधिक होता है। जो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है धनात्मक होती है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कैसे होते हैं अयुग्मित होते हैं। और 5वां उदाहरण आपको याद होगा, एल्युमिनियम भी कह सकते हैं, देखो वहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी लिखा गया होगा, और जल भी कह सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। अति देखो इसमें क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के, लोह चुंबकीय पदार्थ की उत्पत्ति कैसे होती है, या लोह चुंबकीय पदार्थ के क्या गुण होते हैं, या लोह चुंबकीय पदार्थ के क्या उपयोग होता है, कुछ भी कहे तो जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको आप लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। अब लोह चुंबकीय पदार्थ को जब हम लोग चुंबक के पास लेके जाते हैं, किसके पास लेके जाते हैं चुंबक के पास लेके जाते हैं, यौन और यस है। तो ये चुंबक के पास जब लेके जाते हैं तो ये तेज़ी से आकर्षित होता है, बहुत तेज़ी से आकर्षित होता है। ठीक है, चलिए तो याद हुआ का लोह चुंबकीय पदार्थ को जब हम इसको चुंबक के पास लेकर के जाते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है आकर्षित होता है। कौन आकर्षित होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। इसमें उदाहरण में लोहा लिख सकते हैं, कोबाल्ट लिख सकते हैं, और हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, Fe2O3 होता है।
और देखो इसके भी 4 क्वालिटी कह सकते हैं। पहला तो चुम्बक के पास लेके जाते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ आकर्षित होता है। दूसरा इसकी चुंबकशीलता जो होती है, इसकी चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है। और इसका चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है धनात्मक होता है, बहुत अधिक धनात्मक होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब चुंबक के गुण है ना इसके अंदर तो समझना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वह चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है और वह चुंबकीय आघूर्ण जो होता है समाप्त नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में भी बता सकते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में याद हुआ कि जब इसको हम लोग चुंबक के पास लेके जाते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ आकर्षित होता है। 4 क्वालिटी में पहला ये होगा कि चुंबक के पास लेके जाएंगे तेज़ी से आकर्षित होगा। दूसरा इसका चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होता है। तीसरा चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होता है। और चौथा जो इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कैसे होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो कोई दिक्कत है आपको इसके बारे में? बोलो इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगा परिचुंबकीय पदार्थ की उत्पत्ति, अनुचुंबकीय पदार्थ के क्या गुण होता है। ठीक है, कल ये पाठ आपका समाप्त हो जाएगा। चौथा दिन कल आपका होगा। ठीक है, चलिए आइए आप